हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे, लोग समझेंगे लोग कि आखिर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का लगभग मुझे मान के चले तो 15 से 20 दिनों से पहले से ही कमेंट कंटिन्यू आ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया जाए। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग बोला था कि मैं जो पिछली बार जिनका सिलेक्शन हुआ है पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट रहा है उनसे मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया, बात किया। उसके बाद जो चीज़ें हमारे पास कुछ इकट्ठा हो पाई है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आप लोग से शेयर करूंगा। और मैंने पहले भी बोला था कि मैं कोशिश कर रहा था कि उनकी इंटरव्यू लिया जाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिले हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि डायरेक्ट इंटरव्यू में चीज़ें जो है आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगी। हालांकि वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बताया आप सभी के समक्ष में रखने की कोशिश करूँगा। और मैं पर्सनली खुद से भी एनालिसिस करने की कोशिश किया, चीज़ों को समझने की कोशिश किया कि आखिर क्वेश्चन जो है कहाँ से आ रहा है पॉलिटिकल साइंस के। तो आज हम लोग आप सभी के सामने 40 में कम से कम 30 प्लस लाने की जो है बेहतर तैयारी है ना, बेहतर रणनीति के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से कहां से पढ़ेंगे कि आपका 40 में लगभग 30 प्लस आसानी से आप पहुंच सकते हैं। बढ़िया से अगर तैयारी रहा तो 35 प्लस भी आने की संभावना बन सकती है। तो शुरू करते हैं, बताते हैं चीज़ें को कि कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वेश्चन आए कहाँ था। ठीक है, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सब TRA 2 में पूछे गए थे, उसी बार 3 में पूछे गए थे। तो यहाँ देखेंगे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन आपको 8 क्लास के पॉलिटी में आप लोग को ये चीज़ें मिल जाएगी पूरी तरह से, ये कन्फर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। ये भी क्वेश्चन जो है आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। यहाँ जितने भी टोटली क्वेश्चन दिख रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना, उसके बाद से आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो दिख रहा है, ठीक है, ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को 8, 9th और 10th के पॉलिटी में हूबहू क्वेश्चन जो है आपको ये मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है आपको 8, 9th और 10th में कंफर्म श्योर मिल जाएगा। आपको 40 में से कम आपका 30 से 35 जो क्वेश्चन है आपके कौन सी किताब में से आ रहे हैं, आपको ये 8 क्लास की, 9th क्लास की और 10th क्लास की किताबों से आ रहे हैं। अब जो है आप कहिएगा भाई साहब कौन सी किताब है ना, कोई प्रकाशन की अलग किताब है या NCERT SCERT, किस किताब पर विशेष ध्यान दें। तो आप सभी को मैं कई बार बताया हूँ कि जब भी पढ़े बिहार बोर्ड का ना छोड़े, SCERT को जरूर बिल्कुल पढ़े। ठीक है, समय है तो जरूर पढ़े। नेट से आपको ये किताब मिल जाएगी, वहाँ से अदर स्टेट के होंगे तो बिहार के होंगे तो ये किताब कोई बहुत ज़्यादा रेट का होता नहीं है, 20-30 रुपये की किताब मिलती है एक क्लास का। तो आप 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास से तीनों क्लास का अगर किताब लेंगे तो हमको लग रहा है कि तीनों मिला के 100-110 के आसपास में हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 से 30 रुपये की मिलती है ये किताब। ठीक है, तो आसानी से इस किताब को परचेज कर सकते हैं। जो अदर स्टेट के हैं उनको नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे कि ऑनलाइन ये किताबें सब मिल जाती है, वहाँ से किताबों के लेकर आप पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास बहुत समय है, क्योंकि अभी तक कोई डेट का कोई भी अता पता नहीं है। हो सकता है जुलाई में शुरू में हो, लास्ट में, कुछ पता नहीं है। फिलहाल आपके पास कम से कम महीने भर का टाइम है, तो आप अभी भी चीज़ें जो छूटी हुई है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जो पॉलिटिकल साइंस के जो चीज़ें आप लोगों को परेशानी हो रहा था कि पॉलिटिकल साइंस का आखिर क्वेश्चन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, तो जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था, जो री एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो कैंसिल हो गया था, उसमें मैंने उनसे पूछा गया या मैंने खुद देखा तो क्या पता चलता है कि एक चैप्टर है आप सभी को 9th और 10th में दोनों पढ़ना है, लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, इस लोकतंत्र किताब का भी नाम है और चैप्टर की भी नाम है। ठीक है, इस लोकतंत्र चैप्टर से या इस लोकतंत्र विषय से है ना, एक ही मात्र इस लोकतंत्र विषय से कम क्वेश्चन जो थे वो 15 क्वेश्चन थे। 12 से 15 क्वेश्चन जो एक ही टॉपिक से, सिर्फ लोकतंत्र को जिसने पढ़ा था वो लगभग 15 प्लस क्वेश्चन जो है आसानी से बना लिया होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना, बाकी राजनीतिक मुद्दे या बाकी जो पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन 8 क्लास, 9th क्लास, मोस्टली अगर कहा जाए तो 9th और 10th। अगर मान चलिए कि कोई कहे कि नहीं मेरे पास बहुत ही कम समय है, एग्ज़ाम काफ़ी सर पे आ चुका है, एग्ज़ाम की हालांकि अभी तो डेट कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको लग रहा है कि रिवीजन जो है तेज़ी से करें, है ना, समय कम है, उस स्थिति में आप 9th और 10th सिर्फ ये 2 पढ़ लेते हैं ना, फिर भी आपका
30 प्लस जो है 30 नंबर तक का जो क्वेश्चन को टच आसानी से कर लेंगे, आसानी से बना लेंगे। मेहनत से अगर ये 9 10 पर फोकस कर लेते हैं और पकड़ बना लेते हैं तो उम्मीद है कि आप सभी जो है 30 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। और 8 क्लास भी उसी में अटैच कर देंगे, तब तो भैया आपका जो है कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन ना सही हुआ तो कहिएगा। पॉलिटिकल साइंस में चीज़ें जो है समझने वाली चीज़ें है, ठीक है। एक बार कंसेप्ट को अगर समझ गए तो क्वेश्चन कितना भी घुमाए आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन था, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला, जैसे मैंने खुद एनालिसिस किया, और हमारे एनालिसिस आप सभी जानते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो। दूसरी बात कि चीज़ें बहुत समय आप लोग को घबराना नहीं है, टाइम है अभी, इतना भी प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे। जो भी पढ़े उसको कोशिश करें कि ऐसा पढ़े कि लगे कि भाई साहब ये जो चीज़ें जो पढ़ रहा हूँ ये दिमाग में छप रहा है। दिमाग को, अपने माइंड को ज़बरदस्ती का इस काबिल बनाइए कि हमें चीज़ें याद हो रही है। उसके बाद क्या होगा ना, धीरे धीरे ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएगा। आपने, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई मैसेज मेरे व्हाट्सएप आया कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन बार बार भूल जाता हूँ। तो ये आपका बीमारी थोड़ी है कि आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये सबका बीमारी है ना। बस याद उन्हीं को रह जाता है जो चीज़ों को, दिमाग को वो डाइवर्ट कर लेते हैं, दिमाग को उस तरह से घुमा लेते हैं कि भैया हमें जो है चीज़ें भूल ही नहीं पा रहा हूँ। जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो मतलब अद्भुत पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे यादें हो जा रहा है ना। ऐसा मुझे कभी ऐसा कुछ भी मतलब पढ़ने के लिए मिला ही नहीं था। ये चीज़ें अब इस बार जो पढ़ रहा है ना, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, चीज़ें पढ़ रहा हो तो ऐसा लग रहा है कि याद होते जा रहा है। पॉजिटिव सोचिए, सिंपली समझिए कि चीज़ों को पॉजिटिव वे में सोचिए, आपको दिखेगा उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सोचिएगा कि मुझे, मैं भूलते जा रहा हूँ, बड़ा टेंशन है, एग्ज़ाम सर पे आ रहा है, तो चीज़ें नेगेटिव होते जाती है, ठीक है। तो घबराए नहीं, एग्ज़ाम अभी है समय। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा मैं बेहतरीन तरीक़ा से और चीज़ों को मैं कराते जाऊँगा। जैसे अभी बहुत सारे विषयों का NCERT पढ़ाना बाकी है, वो पढ़ाऊँगा। एग्ज़ाम का जो डेट है ना वो कभी बढ़ता है, कभी क्या होता है, नहीं होता, इसीलिए चीज़ों को मैं चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से बता नहीं पाता हूँ कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा आप सभी के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि एग्ज़ाम्स का तो कम से कम 10-15 दिन पहले तो नोटिस आ ही जाएगा, है ना। कितना भी तेज़ होगा तो 15 से 20 दिन पहले आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। वो आखिरी के 15-20 दिन समय में जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का रिवीजन कराऊंगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, साइंस का, मैथ का, है ना। उसके बाद से करंट अफेयर का, और ये बाकी जो साइंस वगैरह जो बच गए, यानी टोटल जो है आप लोगों का उसमें रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये जो आपकी जो बीमारी है, या हर किसी को जो आपको लग रहा है, जो कि हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी जो आपको लग रहा है कि मुझे एक बीमारी हो गई है, बजाबते ये लिखा हुआ मैसेज आ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ भूल जा रहा हूँ, है ना, इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाऊँ। तो भैया ये बीमारी आप सोच रहे हैं आपके लिए ये बीमारी नहीं है। पहली तो दिमाग में से इसको हटा दीजिए। दूसरा बात कि भूलने वाली समस्या सबको रहती है, इसीलिए तो मैं चीज़ें जितना पढ़ाया उसको रिवीजन करते रहें, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे खुद से हो। वीडियो ना देखने का भी मन करे तो उसको, चीज़ों को खुद से पढ़ते रहें, है ना, उसको ढूंढते रहें, समझते रहें। 10 से 15 दिन पहले भी हमारे हाथ में चीज़ें मालूम चल जाएगी एग्ज़ाम होने वाली है। तो इतना गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को कि 15-20 दिन पहले या 10 दिन पहले भी अगर बता दे ना एग्ज़ाम आयोग, वो तो बताना ही है, उतना पहले तो ज़रूर बताएगा। तो वो 10 दिन, आखिरी के 10 दिन ना रिवीजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराऊँगा, ठीक है। ताकि जो होता क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जा रहे हैं ना, लास्ट समय में जो याद रखिएगा ना तो वो याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो लास्ट समय को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सभी के सामने लाऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम को ज़बरदस्त तरीके से उसको निकाल पाए, पढ़ पाए। अभी जितना कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ उसको रिवीजन करते रहे। हिस्ट्री पूरी कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा दिया हूँ, MCQ सीरीज़ का दौर चल रहा है और MCQ कंटिन्यू आ रहा है, इतिहास का, भूगोल का, दोनों का। 8 क्लास से शुरू किया हूँ, 9 10 सबको पढ़ाऊँगा, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस का भी MCQ जो है आज से ही कोशिश किया जाएगा, शुरू कर दिया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसका कंटिन्यू आते रहेगा। पॉलिटिकल साइंस का MCQ आप लोग पढ़िए, देखिए, और मैं इसको आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा है पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये
और ये जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है आप इसमें 8 क्लास है, 9th क्लास है और 10th क्लास, तीनों क्लास है। लगभग जो है, लगभग अगर देखेंगे तो अभी जो पेज जो है, लगभग जो आपका पेज मिलेगा इसमें है ना 220 प्लस पेज मिलेगा, ठीक है। 220 पेज, पर पेज में 4 से 5 क्वेश्चन है, जैसे कि किसी किसी में 5-5 क्वेश्चन है, ठीक, किसी में ना 4 क्वेश्चन, उससे कम नहीं है, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन है। अगर मान के चले कि 4 भी क्वेश्चन मानते हैं, जबकि इससे ज़्यादा ही है, तो कम से कम आपका 1000 प्लस क्वेश्चन जो है MCQ, चैप्टर वाइज MCQ है, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQ है। NCERT जो आप लोग जो पढ़ते हैं, आप लोग NCERT या बिहार बोर्ड, ठीक है, तो ये सबका जो है कंबाइंड रूप से चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाएगा। चैप्टर, एक एक चैप्टर में से किसी किसी चैप्टर में से 30 क्वेश्चन है, किसी किसी में तो 60 है, किसी किसी क्वेश्चन तो ज़्यादा, जो चैप्टर बड़ा है उसमें 100 प्लस भी क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे जिस चैप्टर में जितना MCQ बन सकता है उसको बनाने की कोशिश किया गया, आपके समक्ष लाने की कोशिश किया गया। आप सभी अगर ये आपको इस नोट्स को आप सभी को भी लेना होगा, और ख़ासकर उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज जिन्होंने पेमेंट को जमा कर दिया है, ठीक है। और ये पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बार आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कि क्योंकि मैं पहले बोला था कि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी सी उसको बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, उसको कंबाइंड करके लाने में समय लग रहा है। वो चीज़ें हो चुकी है, अरेंज हो चुका है। आप सभी जिन्होंने पेमेंट कर दिया था एक बार मैसेज करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9905505148 ये नंबर है। न्यू या ओल्ड जो भी लोग हैं, जो भी इस जो पहले से पेमेंट किए, एक पेमेंट का स्लिप आप लोग भेज दीजिएगा, और अपना वहाँ पर लिख दीजिएगा कि पॉलिटी का जो है क्वेश्चन जो है हमें MCQ जो नहीं मिला था, ठीक है, वहाँ पर मैं उसको रीसेंड वापस आप लोग को कर दूंगा। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी जिन्होंने लिया है, पॉलिटिकल साइंस का जिनका छूटा था, वो मैसेज ज़रूर करेंगे ताकि मैं आप सभी को ये दे पाऊँ, ठीक है। और साथ ही साथ जो नए बच्चे होंगे जिनको ये चाहिए होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को चाहिए होगा, क्वेश्चन जो है बेहतरीन बनाया गया। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर क्वेश्चन ये देखा जाए कि निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए, क्या लिखा है, संविधान में राज्य शब्द का संदर्भ राज्य के सरकार में नहीं होता है। दूसरा लिखा है, संविधान के अनुसार राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले, है ना, संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, कथन जो है दोनों सही है, कथन 1 और 2, ठीक है। इसी तरह भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था, कब लागू हुआ था भैया, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बन गया था 26 नवंबर को ही, 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चनों को देखेंगे तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छा है क्वेश्चन। आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे फ़ायदा होगा कि ताकि आप लोग बुक को अगर पढ़े होंगे, NCERT बुकों को, SCERT बिहार बोर्ड की बुकों को अगर अच्छे से उस पूरी किताब को ढंग से पढ़े होंगे, तो यहाँ क्वेश्चन को सेट लगाना आपके लिए आसान होगा। आसानी से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं और आंसर अपना बता सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगता है। तो संविधान का अगर निर्माण देखा जाएगा तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। कब इसका निर्माण हुआ, ये चीज़ें बता ही दी आप सभी को। दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर साहब को, आपको सभी को पता है कि इनको कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो लोकतंत्र की स्थापना जो है 1949 में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ, तो बनकर तैयार हो चुका था ये 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला लिखा है कि किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक के मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है। यानी किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम होते हैं वो संविधान होता है, उसको क्या कहते हैं भैया, संविधान कहते हैं। जैसे आपको घर चलाने के लिए आपके घर का क्या होगा, एक नियम कानून होगा कि इतना बजे खाना है, इतना बजे उठना है, इतना बजे जाना है, ये चीज़ें फॉलो करना है, ये चीज़ें नहीं फॉलो करना है, तो आपके घर का कानून हो गया, वो घर का संविधान कहलाएगा। उसी तरह देश को चलाने के लिए भी एक नियम कानून होता है जिसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, कानून कहा जाता है, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब किया गया, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया था, याद रखिएगा, नवंबर 1949 ईस्वी में किया गया था संविधान सभा का गठन। 26 जनवरी 1949 को संविधान का अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो 26 नवंबर जो 1949 को संविधान का जो अंतिम रूप है वो कितने लोगों ने हस्ताक्षर करके संविधान को लागू कराया, तो वो हो जाएगा 284 लोगों ने। 284 नहीं होना चाहिए,
89 होना चाहिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। 289 होना चाहिए, 289, ठीक है। कितने लोगों ने किया था? तो 289 किए थे, क्योंकि बाकी कुछ जो थे वो पाकिस्तानी थे, उनके जाने के बाद 289 ही बचे। अगला जी, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कैसे कौन सी सदी में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय जो है 19वीं सदी में ये उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र जो है भारतीय गणतंत्र कब मनाया जाता है? तो वही 1 जनवरी जो है वो 26 जनवरी 1949 को मनाया जाता है ना। तो 26 जनवरी 1949 को ही जो अपना हमारा जो है संविधान जो है लागू हुआ। और पिछले अभी जो क्वेश्चन था उसमें क्या 1 जनवरी बोल रहा था, ये 26 जनवरी बोल रहा था, मुझे याद भी नहीं आ रहा। आप लोग अगर 1 जनवरी बोला होगा तो उसको करेक्ट कीजिएगा, 26 जनवरी ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं ही उसको शायद अभी जो पीछे क्वेश्चन जो बता रहा था इसमें जनवरी बोला, या ये जनवरी तो शायद बताया ही, ठीक है। 26 जनवरी 1949, ठीक है, 26 जनवरी 1949 को जो बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो उसी तरह जो है ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था कि गणतंत्र जो है कब बना था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी को। उसी दिन जो है गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भैया? तो धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। मतलब मानिए तो सभी धर्मों को सम्मान कीजिए, मानिए, वरना किसी धर्म को बढ़ावा ना दीजिए, ठीक है। मतलब किसी भी एक धर्म की तरफ झुकाव नहीं रखना है संवैधानिक लोगों को। लिखा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। संविधान जो राज्य का अभी जस्ट आप लोग बताए कि इसमें जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अभी तुरंत बता रहा था आप लोग को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था, ये भी चीज़ें मैं बता दिया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बन गया तो हालांकि नवंबर में ही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान का जो रूप ढांचा तैयार किए थे वो थे भीमराव अम्बेडकर साहब। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार अवैध रूप से गैर कानूनी खरीदी बिक्री को व्यापार को क्या कहा जाता है? तो अवैध रूप से अगर खरीद बिक्री हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे भैया? मानव व्यापार कहा जाएगा। संविधान की आवश्यकता किस लिए है? तो संविधान की आवश्यकता जो है सरकार निर्माण के लिए, समाज के विभिन्न लोगों के समन्वय के लिए, सरकार की शक्तियों की सीमाओं के लिए क्या है भैया? संविधान की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन लिखा है, संविधान के अनुसार सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना, ये सब क्या है? शामिल है, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये नगर पालिका नहीं होगा, ये तीनों हो जाएगा। अगला लिखा है, संविधान के अनुसार सरकार के अंग कौन कौन से हैं? तो सरकार का अगर अंग देखा जाएगा तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही सरकार के अंग हैं। भारतीय संविधान का सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। विधानसभा की संघ विधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो विधान समिति का जो अध्यक्ष था वो था जवाहरलाल नेहरू, विधानसभा की संघ विधानसभा की। अगला लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा में गठन की पहली बार मांग कब की थी? तो जो मांग की थी 1934 में। अगला लिखा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर को, उसके बाद 11 दिसंबर को हुआ। भारतीय संविधान सभा के मूल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6, क्योंकि 7वां जो जमीनी अधिकार था उसको हटा दिया गया। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान का अगर अध्यक्ष देखा जाएगा तो राजेंद्र बाबू थे इसके अध्यक्ष। नेपाल एक गणतंत्रात्मक देश के रूप में अस्तित्व में सामने आया कब है भैया? नेपाल जो है गणतंत्र कब हुआ? तो 28 मई 8 में ये चीज़ गणतंत्र हुआ। संघवाद क्या है? संघवाद जो है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना है। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए भैया? विचार कीजिए। क्या कथन है भैया? तो इसमें जो पहला जो लिखा हुआ है
1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी आधिकारिक नीति में शामिल किया। ये गलत है। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन जो है, संविधान सभा का गठन 1946 में नहीं किया गया था। उसके बाद इसमें देखेंगे तो कौन सा कथन जो है, एक सेकंड, इसमें लिख रहा है कि असत्य कथन पूछ रहा है और यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुआ। ये संविधान सभा का जो गठन है 1946 में ही किया गया था। संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। दूसरा, 1934 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधानसभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। ये भी जो है सही लग रहा है, ठीक है, दोनों कथन ही सही है। तो इसमें कह रहा है कि असत्य कौन से था, ना एक असत्य है और ना ही दो असत्य है, यानी दोनों में से कोई ही न तो एक और ना ही दो जो है असत्य हैं, ये दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे तो संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा भैया, संविधान के जिन देशों के पास अपनी, एक सेकंड इसको देखिएगा, जिन देशों के पास अपनी संविधान होता है वो सभी लोकतांत्रिक देश है। और डैश दूसरा जो है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप निर्धारण करता है। तीनों कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो दोनों कथनों से अगर देखेंगे कौन सा कथन सही है तो आपका हो जाएगा केवल दूसरा जो कथन जो है वो सही है। 29 नंबर, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है भैया, तो पहला नंबर लिखा है, भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक वर्गों की संरक्षण प्रदान किया गया है। संघवाद का अर्थ होता है देश के एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। तो ये कौन सा कथन इसमें सही है, तो दोनों कथन ही सही है। संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो अंतरात्मा जो है इसको मौलिक अधिकार को कहा जाता है। संविधान निर्माण के समय निम्नलिखित में से अधिकारों में से कौन से दिए गए कूट की सहायता से सही क्रम चयन करेगा। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ये हो गया फाइनली हम लोग का पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट। यहाँ से दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ना। तो चैप्टर 1 जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया पॉलिटी का, ठीक है ना। और चीज़ें कंटिन्यू आती रहेगी, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सारी चीज़ों को कंप्लीट कराऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो बेहतर लग रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।